आपका फर्स्ट क्वेश्चन कम्स फ्रॉम द फ्लूइड रियोलॉजी से आया हुआ है, ठीक है। तो डायरेक्टली उन्होंने ग्राफ पूछा था, ठीक है। तो जैसा कि देख पा रहे हो कि पूछा था कौन सा न्यूटोनियन फ्लूइड का होगा, कौन सा बिंगम प्लास्टिक का होगा, कौन सा डाइलेटेंट का होगा और कौन सा स्यूडो प्लास्टिक का होगा, ठीक है। तो न्यूटोनियन फ्लूइड वो होते हैं जो हमारे विस्कोसिटी पे डिपेंड नहीं करते, यानी कि इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी कि उनकी आई मीन टू से कि उनकी विस्कोसिटी जो होती है वो शेयर स्ट्रेस या शेयर रेट अगर आप लगाओगे तो दैट इज इंडिपेंडेंट, मतलब उन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। उनकी विस्कोसिटी जो होती है वो शेयर रेट और शेयर स्ट्रेस से क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। तो फ्लूइड रियोलॉजी वाला जो पार्ट है बेसिकली फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट है वो, ठीक है। तो जो भी लोग पढ़ रहे हों उस चीज़ को, तो उसमें बहुत ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा डीपली घुसने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज बहुत ज़्यादा घुसोगे तो परेशान हो जाओगे। फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट है वो, ठीक है। तो एज इट इज इनके फिगर जो हैं, जो क्वेश्चन ये पूछा गया था तो डायरेक्टली फिगर से पूछा गया था कि कौन सा पूछा गया, न्यूटोनियन का कौन सा है, डायलेटेंट का कौन सा है। तो इन्हें एज इट इज याद कर लो, क्योंकि फ्लूइड रियोलॉजी में बहुत ज़्यादा नहीं पूछा गया है अभी तक, केवल सिंपल एक यही क्वेश्चन जो फिगर से पूछा गया है डायरेक्टली, ठीक है। तो डायरेक्टली इसका आंसर आप समझ पा रहे हो, बगल में ही हमने देख रखा है कि डायलेटेंट का जो ग्राफ होगा वो कैसा होता है, कुछ ये है। तो दिस 4 रिप्रेजेंट द डायलेटेंट, obviously first represent the Newtonian fluid and this is for the pseudoplastic and this is for the Bingham plastic, ठीक है। तो आंसर कौन सा होगा, कौन सा आंसर होगा इसमें? फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट, आई थिंक फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं इनमें कुछ नहीं कर सकते हैं आप, डायरेक्टली एज इट इज इनके फिगर जो हैं वो एज इट इज याद कर लो, ठीक है। बिकॉज अगर आप फ्लूइड मैकेनिक्स वाला या इनकी जनरल की ये ग्राफ जो है वो किस तरीके से डेराइव हुआ है, अगर इस चीज़ में घुसने लगोगे तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे, बहुत ज़्यादा थोड़ा सा टफ पार्ट है वो, ठीक है। तो ऑलरेडी हमारे पास पढ़ने के लिए इतना सब कुछ है, तो इसमें इतना ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बेसिकली जो क्वेश्चंस हमारे न्यूमेरिकल पोर्शन से जो बायो प्रोसेस के आते हैं उन पे, कोर बायो प्रोसेस पे ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो ये पूछ रखा है कि एक माइक्रोबियल स्ट्रेन है, 100 लीटर फर्मेंटेशन में सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोडक्शन करवा रहे हैं हम, ठीक है। तो द स्पेसिफिक रेट ऑफ ऑक्सीजन अपटेक इज दिस एंड द ऑक्सीजन सॉल्युबिलिटी इन द ब्रोथ इज दिस, द वॉल्यूमेट्रिक मास ट्रांसफर कोफिशिएंट ऑफ द ऑक्सीजन, ठीक है। हमसे क्या पूछा गया है, KLa या वॉल्यूमेट्रिक मास ट्रांसफर कोफिशिएंट की वैल्यू पूछी गई है, कब? जब मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ सेल होगी, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये कि हमें ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन अपटेक रेट क्या होता है। अपटेक रेट जो होता है वो क्या होता है, QO2 इंटू एक्स, स्पेसिफिक रेट ऑफ ऑक्सीजन अपटेक इंटू बायोमास, दिस इज स्पेसिफिक रेट ऑफ O2 अपटेक, ठीक है। दिस इज स्पेसिफिक रेट ऑफ O2 अपटेक, ठीक है। तो ये QO2 की बात होती है। वहीं हम ऑक्सीजन ट्रांसफर रेट की अगर बात करें तो ऑक्सीजन ट्रांसफर रेट का फॉर्मूला होता है KLa C स्टार माइनस C, ठीक है। अब KLa C स्टार माइनस C का मतलब क्या, ठीक है। तो हम जानते हैं KLa इज वॉल्यूमेट्रिक मास ट्रांसफर कोफिशिएंट, ठीक है। C स्टार की बात करें तो C स्टार बेसिकली हमारा ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन को दिखाता है, जो हमारी वाटर में अगर मान लो 1 लीटर पानी हमारे पास है तो दैट 1 लीटर वाटर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ O2 दैट कैन बी अकोमोडेटेड दैट बाय 1 लीटर वाटर, यानी कि 1 लीटर पानी कितना मैक्सिमम O2 अकोमोडेट कर पाता है वो क्या होगा, हमारा C स्टार वैल्यू होती है। और C जो होता है, C रिप्रेजेंट करता है कि कितनी डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन बेसिकली अभी है, ठीक है। यानी कि इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन में एक टाइम में 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गई, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड, मैक्सिमम कितना, 4 बाइंड कर सकते हैं, तो वो क्या होगा, उसका C स्टार हो गया। लेकिन मान लो हम ये कहते हैं कि ऑक्सीजन अभी हीमोग्लोबिन में मात्र केवल 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड हैं, तो दैट इज C, ठीक है। समझ पा रहे हो? बोलो भाई, मैसेज करके बताओ, समझ पा रहे हो?
बताओ, जो लोग देख रहे हो वो जरा बताओ, समझ पा रहे हो, समझ में आ रही है बात? बोलो भाई, कोई तो मैसेज करके बताओ, समझ पा रहे हो, बात समझ में आ रही है कि सी स्टार क्या है और सी क्या है? हाँ ठीक है। तो ऑक्सीजन अपटेक रेट जो होता है वो क्या होता है, के एल ए सी स्टार माइनस सी। सी स्टार क्या है, मैक्सिमम O2 दैट कैन बी अकोमोडेटेड बाय द मीडियम और द वाटर, ठीक है। हाँ ओके, यहाँ श्रद्धा, ओके ठीक है, कोई बात नहीं, फिर से बता देते हैं। मैं ये कह रहा हूँ ऑक्सीजन अपटेक रेट ऑफ द सेल, यानी कि ऑप्टिकल अपटेक रेट क्या बताता है हमें कि किस रेट से ऑक्सीजन को ले रही है मीडियम से सेल, ठीक है। तो दैट इज ऑक्सीजन अपटेक रेट, ठीक है। तो ऑक्सीजन अपटेक रेट जो होता है वो हमारा क्या होता है, QO2 इंटू एक्स। ये फॉर्मूला हमने एज इट इज, ऐसे फॉर्मूले और भी पढ़े हैं। रेट ऑफ बायोमास फॉर्मेशन का फॉर्मूला जो है वो हमने कुछ इस तरीके का पढ़ा है, म्यू इंटू एक्स। अगर वहीं हम रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन की बात करें तो हम लिखें QP इंटू एक्स लिख सकते हैं, और रेट ऑफ सबस्ट्रेट कंजम्पशन की बात करें तो QS इंटू एक्स लिख सकते हैं। तो जैसे ये सारे फॉर्मूले हैं बिल्कुल वैसे ही सिमिलर है हमारा कौन सा, ऑक्सीजन अपटेक रेट ऑफ द सेल, ठीक है। तो बेसिकली मैं ये कह रहा हूं कि ये तो ऑक्सीजन अपटेक रेट का फॉर्मूला है, ठीक है, QO2 इंटू बायोमास। लेकिन ऑक्सीजन ट्रांसफर रेट की बात करें तो ट्रांसफर कहां से हो रहा होगा, हम रिएक्टर के अंदर स्पार्जर के थ्रू इनपुट दे रहे हैं अपनी ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन जो होगी वो बबल्स की फॉर्म में, एयर के बबल्स होंगे अंदर। अब इन बबल्स के अंदर क्या है, अगर इस बबल को हम बाहर निकाल लें और थोड़ा बड़ा करके देखें तो इस बबल के अंदर क्या है, O2 है, ठीक है, और चारों तरफ क्या है, मीडियम है इसके, ठीक है। तो अब क्या होगा कि यहां से इस बबल से क्या होगी, मीडियम में, ये हमारा क्या है, मीडियम है, मीडियम है जिसमें हमारी क्या कर रही है, सेल की ग्रोथ हो रही है। ये हमारी छोटी छोटी सेल्स हैं इसके अंदर, इस मीडियम के अंदर, ठीक है। तो अगर सेल को अगर ऑक्सीजन चाहिए तो वो मीडियम से ऑक्सीजन लेगी, और मीडियम में ऑक्सीजन कहां से आएगी, जो ये बबल जो होगा वो अपनी ऑक्सीजन क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा मीडियम के अंदर, ठीक है। जैसे उसे हम क्या बोलेंगे, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। हम जानते हैं कि एक्वाटिक एनिमल्स की बात करें तो एक्वाटिक एनिमल्स भी कैसे ऑक्सीजन लेते हैं, अपने गिल्स के थ्रू लेते हैं। लेकिन गिल्स के थ्रू कहां से ऑक्सीजन आती है, जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन वाटर में होती है, ओशियन में होती है, रिवर में होती है, वही तो लेते हैं। तो दैट डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जो होगी मीडियम में, वही हमारी क्या करेंगे, सेल्स अपटेक करेंगी। तो मेरा ये कहना है, मैं ये कह रहा हूं कि जो सी स्टार है वो बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट कैन बी अकोमोडेटेड बाय द मीडियम। मान लो अगर 1 लीटर मीडियम हमने ले रखा है तो वो मैक्सिमम कितनी ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है, अपने अंदर अकोमोडेट कर सकता है, वो उसकी क्या होगी, कैपेसिटी होगी कि इतनी ऑक्सीजन को वो अपडेट कर सकता है। जैसे कि हम हीमोग्लोबिन का मैंने एग्जांपल दिया था कि हीमोग्लोबिन में एक टाइम पे 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड कर सकते हैं। तो मान लो अगर 4 अगर बाइंड कर सकते हैं तो दैट इज सी स्टार, एंड अगर मान लो 2 बाइंड करे हुए हों और बाकी 2 खाली हों तो दैट विल बी सी, ठीक है। यहाँ पे हमसे बोला गया है कि हमें बताना है, क्वेश्चन पे आ जाते हैं अब, कि क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया है अचीव अ मैक्सिमम सेल कंसंट्रेशन ऑफ 12 ग्राम पर लीटर। तो देखो कब मैक्सिमम ग्रोथ होगी, जब ऑक्सीजन अपटेक रेट विल बी इक्वल टू ऑक्सीजन ट्रांसफर रेट होगा। जब यानी कि जितना हम ऑक्सीजन मीडियम के अंदर दे रहे हैं और वो सारा का सारा कहाँ जा रहा है, जितना हम ऑक्सीजन मीडियम के अंदर दे रहे हैं दैट इज ऑक्सीजन ट्रांसफर रेट, ट्रांसफर कर रहे हैं, और वो सारी की सारी मीडियम की जो ऑक्सीजन जैसे ही मीडियम में पहुंची तुरंत की तुरंत क्या कर ली, सेल ने ले ली, और सेल क्या कर गई, ग्रो कर गई। तो जब मैक्सिमम ग्रोथ तब होगी जब ट्रांसफर रेट विल बी इक्वल टू अपटेक रेट होगा, ठीक है। तो अपटेक रेट की वैल्यू क्या होगी, अपटेक रेट की वैल्यू क्या है, QO2 इंटू एक्स, एंड ट्रांसफर रेट की वैल्यू KLA C स्टार माइनस C। अब बेसिकली सी स्टार मैंने क्या बताया था कि सी स्टार जो है वो क्या है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ऑक्सीजन विच इज प्रेजेंट एक्चुअली प्रेजेंट इन द ब्रोथ, जो भी एक्चुअली प्रेजेंट होगी ब्रोथ में, ठीक है। तो जब हम जितनी ट्रांसफर कर रहे हैं और उतनी ही पूरी ऑक्सीजन अपटेक हो जा रही है, तो क्या बताओ मीडियम के अंदर कोई भी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बचेगा, क्या मीडियम के अंदर कोई भी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन बचेगी, नहीं बचेगी। तो इन दैट केस दिस टर्म विल बिकम 0, सो द फॉर्मूला बिकम्स QO2 into x is equal to KLA C star. Now from here you can calculate KLA
KLa को यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो Q ऑफ O2 इंटू एक्स अपॉन C स्टार, ठीक है। अब वैल्यूज पुट कर लो डायरेक्टली, कुछ नहीं करना है। हमारे पास ऑक्सीजन स्पेसिफिक रेट ऑफ ऑक्सीजन अपटेक यानी कि Q की वैल्यू हमें दे रखी है, दैट इज 0.4, ठीक है, इनटू हमें x की वैल्यू दे रखी है कितनी, द बायोमास कंसंट्रेशन टू अचीव अ मैक्सिमम सेल कंसंट्रेशन ऑफ 12 ग्राम पर लीटर, ठीक है, 12 ग्राम पर लीटर। अब लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ पर ऑक्सीजन सॉल्युबिलिटी जो है वो इन द ब्रोथ, दैट इज C स्टार की वैल्यू हमें किस में दे रखी है, मिलीग्राम में दे रखी है। तो हम मैक्सिमम सेल कंसंट्रेशन को भी क्या कर लें, मिलीग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो 12 इंटू 10 की पावर 3 मिलीग्राम पर लीटर लिख सकते हैं, अपॉन C स्टार की वैल्यू कितनी है, 8 मिलीग्राम पर लीटर। एंड ऑल्सो जब हमसे क्या पूछा गया है, KLa इन सेकेंड्स में पूछा गया है, ठीक है, और ऑक्सीजन अपटेक रेट जो है वो किस में दे रखा है, आवर में दे रखा है। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, हमें इसको चेंज करना पड़ेगा, किसमें, सेकंड्स में चेंज करना पड़ेगा। तो 0.4 आवर जो है इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 60 इंटू 60 का डिवीजन कर देंगे हम लोग। तो यहाँ से आप KLa की वैल्यू बहुत आसानी से फाइंड कर पाओगे। जरा सब लोग सॉल्व करके बताओ कि KLa की क्या वैल्यू आएगी। जो भी लोग देख रहे हैं सब लोग सॉल्व करके बताओ कि क्या वैल्यू आएगी, ठीक है। तो यहाँ से मिलीग्राम और मिलीग्राम वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। और सब लोग जरा सॉल्व करो, आंसर बताओ मुझे कि क्या आंसर आएगा इसका। बताओ भाई बताओ, सॉल्व करके बताओ KLa की वैल्यू क्या निकल के आएगी। कोई बताएगा, कोई बताएगा। चलो ठीक है, मैं बताता हूँ। 0.167 के अराउंड इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 0.167 सेकेंड इनवर्स, ठीक है, ये कुछ वैल्यू निकल के आएगी KLa का, ये आंसर निकल के आएगा, ठीक है, ठीक है। बोलो भाई, क्लियर है, हाँ 0.167, हाँ ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा किससे है, कीमोस्टैट से है। द फीड फ्लो रेट एंड द कल्चर वॉल्यूम आर 100 मिलीलीटर पर आवर एंड 1.0 लीटर, ठीक है। वॉल्यूम दे रखा है, फीड फ्लो रेट 100 ml पर आवर दे रखा है, ठीक है, हाँ 0.16, यस गुड, ठीक है। विद ग्लूकोज इज द सबस्ट्रेट, द वैल्यू ऑफ mu max and Ks are this and this. For a glucose concentration of 10 ग्राम पर लीटर in the feed, the effluent substrate concentration हमसे पूछी गई है। तो at steady state हम लोग ये जानते हैं कि कीमोस्टेट में क्या होता है, मैंने बताया था at steady state mu is equal to D होता है, ठीक है। और also for the mu जब D होता है, फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, mu max S अपॉन Ks प्लस S, ठीक है, ये होता है, ठीक है। अब हम लोगों के पास क्या है, डी की वैल्यू नहीं है, ठीक है। डी की वैल्यू को निकालने के लिए क्या होता है, एफ अपॉन वी होता है, ठीक है। और यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब तो हमसे एफ्लुएंट सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पूछी गई है, यानी कि हमसे एस की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। लेकिन क्या करो कि फीड फ्लो रेट जो है वो फीड फ्लो रेट की वैल्यू जो है वो हमें कितने दे रखी है, 100 ml पर आवर में दे रखी है, ठीक है। और वहीं वॉल्यूम ऑफ द फर्मेंटर की बात करें तो वो 1 लीटर दे रखा है, ठीक है। तो क्या करो, इस फीड फ्लो रेट को भी किस में चेंज कर लेते हैं हम लोग, लीटर पर आवर में चेंज करेंगे। तो जब लीटर पर आवर में इसको चेंज करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 0.1 लीटर पर आवर निकल के आएगा, ठीक है। ठीक है भाई, समझ पा रहे हो, 0.1 लीटर पर आवर। आप क्या करो, वैल्यूज को पुट कर दो एज इट इज, 0.1 रखेंगे यहाँ पर, और वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है 1 इज इक्वल टू म्यू मिक्स की वैल्यू हमें दे रखी है 0.2, ठीक है। एस की वैल्यू हमसे पूछी गई है, के एस की वैल्यू हमें दे रखी है 1, और एस की वैल्यू हमसे अगेन पूछी गई है। तो जब रीअरेंज करोगे इस इक्वेशन को तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, 0.1 प्लस 0.1 एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 0.2 एस, ठीक है, 0.2 एस, ठीक है। तो यहां से एस की वैल्यू 0.1 विल बी इक्वल टू
इसको इधर लेके जाओगे तो ये भी कितना हो जाएगा 0.1 S हो जाएगा, और यहाँ से S की वैल्यू क्या निकल के आएगी 1 ग्राम पर लीटर निकल के आएगी। ठीक है, ठीक है। तो बहुत आसान सा था, सिंपल सा क्वेश्चन था। इफ्लुएंट सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पूछी गई थी तो बहुत आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है भाई, बोलो क्लियर है, बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो, क्लियर है, बोलो हो जाएगा, समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछा गया है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जस्ट रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, बहुत आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन है। यूनिटरी मेथड लगाना था, मैथमेटिक्स थी और कुछ नहीं। ठीक है, हमसे पूछा गया था कि ईस्ट कन्वर्ट कर रहा है ग्लूकोज टू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय ग्लाइकोलाइसिस as per the following reaction C6H12O6 gives C2H5OH plus 2CO2 assuming complete conversion, यानी कि पूरा का पूरा ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो रहा है, इथेनॉल में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ इथेनॉल प्रोड्यूस्ड इन ग्राम फ्रॉम 200 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, बताना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो देखो C6H12O6 से प्रोड्यूस हो रहा है कितना, 2 मोल ऑफ C2H5OH प्लस 2CO2 यही हमारे पास। ठीक है, यही इक्वेशन दे रखी है। कंप्लीट कन्वर्जन की बात करिए, यानी कि एक मोल ऑफ ग्लूकोज जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है क्या, प्रोड्यूस कर रहा है 2 मोल इथेनॉल। ठीक है, 2 मोल इथेनॉल प्रोड्यूस कर रहा है। तो 1 मोल ग्लूकोज को अगर हम ग्राम में देखें तो कितना होता है, मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा 180 ग्राम होगा, और यहाँ कितना होगा 46 होगा। 46 जब यहाँ पे 2 मोल ऑफ इथेनॉल प्रोड्यूस हो रहे हैं तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तभी तो हमें एग्जैक्ट ग्राम्स ऑफ इथेनॉल प्रोडक्शन पता चलेगी। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 92 ग्राम आ जाएगा, 92 ग्राम इथेनॉल निकल के आएगी। ठीक है, तो दिस शोज कि अगर 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज हमने जब लिया है तो कितनी प्रोड्यूस हो रही है इथेनॉल, 92 ग्राम इथेनॉल प्रोड्यूस हो रही है। तो आप बताओ कि अगर 200 ग्राम अगर ले लोगे ग्लूकोज को तो बताओ कितनी इथेनॉल प्रोड्यूस होगी, बता सकते हो सब लोग, बता सकते हो, कोई बताएगा, कोई बताएगा, आंसर बताओगे तो देखना 92 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 180 कर लो, सॉल्व कर लो, और यहाँ से जो भी आएगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, 180 ग्राम में हमें पता है तो 200 ग्राम में बहुत आसानी से निकाल पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बताओ क्या आंसर आएगा, जरा सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आएगा। किसी ने सॉल्व किया, हाँ 102.2 ठीक है, गुड, यही आंसर होगा 102.2 ग्राम विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, हाँ ठीक 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 है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत आसान था ये भी। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द एंड ऑफ अ बैच कल्चर glucose solution is added at a flow rate of this. If the culture volume after 2 hours of glucose addition is 1000 ml, the initial culture volume is। तो सबसे पहली बात तो ये कि इसमें क्वेश्चन में कहीं भी फेड बैच नहीं बोला है, लेकिन बैच कल्चर बोल दिया गया, तो काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि शायद क्या रे यार फेड बैच में तो ऐसा होता ही नहीं है कि वॉल्यूम चेंज होता है। लेकिन आप सोचो कि इनिशियल कल्चर वॉल्यूम और फाइनल कल्चर वॉल्यूम की हम बात ही कहाँ करते हैं, केवल फेड बैच में ही करते हैं, ना तो कंटिन्यूअस में होती है ना ही बैच में बात होती है। तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग वाली बात थी कि अगर उन्होंने सीधा बैच कल्चर लिख दिया है तो आप समझ जाओ कि मतलब जब आगे आप पढ़ रहे हो, जब इनिशियल कल्चर वॉल्यूम की बात और फाइनल कल्चर वॉल्यूम की बात हो तो समझ जाओ किसकी बात हो रही है, फेड बैच की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है, इनिशियल कल्चर वॉल्यूम पूछा है, तो हम वॉल्यूम फाइनल का फॉर्मूला जानते हैं यहाँ से निकालने का। वॉल्यूम फाइनल जो होता है वो वी इनिशियल प्लस फ्लो रेट इनटू टाइम ऑफ फेड बैच। ठीक है,
ये हमारे पास फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का, ठीक है। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है, इनिशियल वॉल्यूम की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। द इनिशियल कल्चर वॉल्यूम पूछा गया है, तो इनिशियल कल्चर वॉल्यूम क्या होगा, वी आई विल बी इक्वल टू क्या होगा, वी फाइनल माइनस फ्लो रेट इंटू टाइम ऑफ फेड बैच, ठीक है। बस बहुत सिंपल था, कुछ नहीं करना था, बस जस्ट वैल्यूज पुट करो और आंसर निकल के आ जाएगा। तो फाइनल वॉल्यूम कितना है हमारा, 10,000 ml है, माइनस फ्लो रेट की वैल्यू कितनी है, 200 ml पर आवर है, इनटू टाइम ऑफ फेड बैच क्या है, टाइम ऑफ फेड बैच कितना है, 2 आवर्स, ठीक है। तो 2 आवर को यहाँ से कैंसिल कर दो, तो हमारे पास निकल के आएगा 1000 ml माइनस ऑफ 400 ml। तो V इनिशियली कितना निकल के आ जाएगा, V इनिशियल कितना निकल के आएगा, 600 ml निकल के आएगा, ठीक है। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं यार बायो प्रोसेस में, बहुत सिंपल, बस फॉर्मूला बेस्ड, फॉर्मूला याद होगा तो आसानी से कर ले जाओगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर डीएक्टिवेशन रेट कांस्टेंट फॉर द soluble and immobilized amyloglucosides enzymes are 0.03 and 0.005 minutes respectively. The ratio of half life of the immobilized enzyme to that of the soluble enzyme. तो हमने जब हाफ लाइफ मैंने पढ़ाई थी, मैंने अपने लेक्चर्स में हाफ लाइफ के बारे में आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से बताया था और पढ़ाया भी था कि हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है। तो हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या था, हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या था हमारा, कोई बताएगा हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या था, कोई बताएगा हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या था, बोलो 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 भाई बोलो। देखो चलो ठीक है, देखो मैं बता रहा हूँ कि हाफ लाइफ का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या बताया था, हाँ ln2 अपॉन के बी, हाँ 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 ठीक है ठीक है। तो टी हाफ क्या होता है, विल बी होगा 0.693, ठीक है, 0.693 अपॉन कितना होता है, के आता है, ठीक है। ये हमारा किसका था, हाफ लाइफ का फॉर्मूला था, ठीक है। अब हमारे पास किसकी वैल्यू दे के हमसे पूछा क्या गया है, रेशियो पूछा गया है इमोबिलाइज्ड एंजाइम टू द सोल्यूबल एंजाइम की हाफ लाइफ का, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं कि हाफ लाइफ जो है वो हमारी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के डी है, अगर क्योंकि ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। तो हाफ लाइफ इज या 0.693 ओनली, हाँ ठीक है गुड। तो ये तो हमारी कांस्टेंट वैल्यू है, तो टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के डी है यहाँ से, ठीक है। तो हम अगर इनमोबिलाइज्ड एंजाइम और सॉल्युबल एंजाइम, दो तरीके के एंजाइम की बात कर रहे हैं, तो हम इस फॉर्मूले को थोड़ा सा रीडिजाइन कर लेते हैं। कैसे, जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है तो अगर टी हाफ फॉर द इमोबिलाइज्ड हमसे पूछा गया है, immobilized to that of the soluble enzyme पूछा गया, तो T half for the immobilized enzyme upon T half for the soluble enzyme will be equal to क्या होगा यहाँ पर, KD for the soluble enzyme upon KD for the immobilized enzyme, because the relation is T between T half and KD is inverse relation, so these terms will be inverse, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। नाउ कुछ नहीं था, जस्ट पुट द वैल्यूज, यू विल गेट द आंसर्स। KD फॉर द सोल्यूबल एंजाइम इज 0.03 अपॉन KD फॉर द इमोबिलाइज्ड एंजाइम इज 0.005। तो यहां से कैलकुलेट करो 0.03 अपॉन 0.005, जरा कैलकुलेट करो, बताओ क्या आंसर आएगा, बताओ क्या आंसर आएगा। 0.03 अपॉन 0.005 को अगर कैलकुलेट करो जरा और बताओ क्या आंसर आएगा। हाँ 6, यस 6 विल बी द करेक्ट आंसर। तो दिस विल बी द रेशियो फॉर द इमोबिलाइज्ड टू द सॉल्युबल एंजाइम का ये रेशियो निकल के आएगा, 6 विल बी द करेक्ट आंसर, यस गुड, ठीक है या। तो अब नेक्स्ट, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, हाफ लाइफ का फॉर्मूला पता था, बस डायरेक्टली उसी से निकाला है, कुछ नहीं किया है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द माइकलस मेंटन, ठीक है। तो हमसे पूछा है, बोला गया है यूनिफॉर्म सबस्ट्रेट enzyme that follows Michaelis-Menten when the enzyme catalyzed reaction was carried out in the presence of 10 nanomole concentration of an inhibitor. There was no change in the maximum velocity. However, the slope of the Lineweaver-Burke plot increases threefold. The dissociation constant for the enzyme inhibitor complex is, तो dissociation constant हमारा enzyme plus substrate will give you the enzyme substrate complex, ठीक है। ये हमारा होता है क्या K1 और ये हमारा होता है क्या K-1। वहीं अगर हम बात करें कि अगर एंजाइम के साथ अगर इनहिबिटर अगर बाइंड कर रहा है तो ये डिसोसिएशन कांस्टेंट Ki जो होता है हमारा, ये क्या होता है E/I, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा शो करता है। अब यहाँ पर हमसे इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इनहिबिटर की कॉन्सेंट्रेशन कितनी बोली गई है, हमसे बोला गया है इनहिबिटर कॉन्सेंट्रेशन इज 10 नैनोमोल, ठीक है। वही अगर वह बोला गया है कि व्हेन द एंजाइम कैटालाइज वाज कैरीड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ 10 मिली नैनोमोल कंसेंट्रेशन ऑफ एन इनहिबिटर देयर वाज नो चेंज इन द मैक्सिमम वेलोसिटी, यानी कि Vmax जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, देर इज नो चेंज इन द Vmax, यानी कि Vmax डजंट अंडरगो एनी चेंज, ठीक है। वहीं लेकिन हाउएवर द स्लोप ऑफ द Lineweaver-Burke प्लॉट इंक्रीजेस थ्रीफोल्ड। स्लोप ऑफ द Lineweaver-Burke प्लॉट इंक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स स्लोप ऑफ द Lineweaver-Burke प्लॉट हमारी क्या होती है, Km/Vmax होती है, ठीक है। तो Km/Vmax, तो हमसे साफ साफ बोला गया है कि मैक्सिमम वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है, तो लेकिन थ्रीफोल्ड इंक्रीज है किसमें, स्लोप ऑफ द Lineweaver प्लॉट में। तो कैसे इंक्रीज करेगा, जब Vmax में चेंज नहीं हो रहा है, थ्रीफोल्ड इंक्रीज किसमें आएगा, केवल और केवल Km में ही तो आएगा। तो जो थ्रीफोल्ड इंक्रीज जो होगा वो क्या करेगा, Km/Vmax में जो चेंज होगा, यही तो है स्लोप हमारी क्या होगी Lineweaver प्लॉट की, यही स्लोप होगी Km/Vmax से, ठीक है। तो जो चेंज आएगा वो किस में आएगा, Km में आएगा, यानी कि Km जो है वो थ्रीफोल्ड इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो अब देखना जरा ध्यान से, जब Vmax अनचेंज्ड है और Km क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो बताओ ये कौन सा केस था, कोई बता सकता है ये कौन सा केस था, जब Vmax हमारा अनचेंज्ड हो और Km हमारा इंक्रीज कर रहा हो। तो मैंने एंजाइम इनहिबिशन में बहुत अच्छे से बताया है कि जब Vmax इंक्रीज नहीं हो और Km इंक्रीज कर रहा हो, Vmax अनचेंज्ड हो, तो दिस इज द केस फॉर द, दिस विल बी द केस फॉर द कोई बता पाएगा, कोई है जो बता पाए, बताओ 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 जल्दी बताओ। हाँ, दिस विल बी द केस फॉर द कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, ठीक है। जब हमारा Vmax अनचेंज्ड हो और Km इंक्रीज करे तो दिस विल बी द केस फॉर द कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, ठीक है। तो हम जानते हैं कि यानी कि इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में जो ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, इसमें क्या हो रहा है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन हो रहा है, ठीक है। अब हमसे पूछा गया है क्या, डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू पूछी गई है। तो अगर हम देखें Km की वैल्यू, Km डैश इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फा Km होता है, यानी कि पहले Km कुछ भी रहा होगा जब इनहिबिटर नहीं था, लेकिन जब इनहिबिटर लग गया तो Km कुछ चेंज हो गया, तो दैट विल बी द Km डैश, और किस Km में जो चेंज आएगा वो किससे आएगा, अल्फा से आएगा, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं कि Km क्या कर रहा है, Km जो है वो क्या कर रहा है, थ्रीफोल्ड इंक्रीज कर रहा है, थ्रीफोल्ड, बिकॉज यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है Lineweaver-Burke प्लॉट की स्लोप इंक्रीज हो रही है थ्रीफोल्ड, Vmax में कोई चेंज नहीं है, तो किससे इंक्रीज करेगा, थ्रीफोल्ड Km से इंक्रीज करेगा, तो 3 टाइम्स ऑफ Km हो जाएगा यहाँ पर। तो हम Km डैश की वैल्यू लिख सकते हैं क्या, अल्फा इंटू 3 टाइम्स ऑफ Km, ठीक है, यही लिखेंगे, 3 टाइम्स ऑफ Km लिख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर, सॉरी एक मिनट भाई, एक मिनट, अगर हम कुछ इस तरीके से लिख रहे हैं कि Km डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ Km हो जाएगा, बिकॉज Km इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो जो Km डैश अपॉन Km अगर हम बोलें
तो उसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, 3 निकल के आ जाएगी। इसको टर्म को हमने नीचे ले लिया तो के एम डैश अपॉन के एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अल्फा नहीं, हाँ अल्फा 3 नहीं होगा ना, ऑब्वियसली अल्फा 3 नहीं होगा। अल्फा की वैल्यू हम जानते हैं ऑलरेडी, हम अभी बताएंगे आपको कि तो Km को क्या करो आप, Km को क्या करो आप यहाँ नीचे ले आओ, ठीक है। ज़रा इसको साफ कर लेते हैं हम लोग और यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, एज इट इज Km लिख लेते हैं, ठीक है। तो Km अपॉन K डैश, Km डैश अपॉन Km लिख लेते हैं विल बी इक्वल टू अल्फा। अल्फा की वैल्यू क्या होती है, अल्फा की वैल्यू मैंने बताया था इनहिबिटर की जो वैल्यू होती है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है वो आई होता है I बाई के आई होता है, ठीक है। ये इनहिबिटर का इफेक्ट होता है, ठीक है, 1 प्लस आई बाई के आई, ठीक है। तो इस 1 प्लस आई बाई के आई को क्या करो यहाँ पर पुट कर दो, 1 प्लस आई बाई के आई, ठीक है, की वैल्यू को हमने यहाँ पुट कर दिया, ठीक है। के एम डैश अपॉन के एम की वैल्यू क्या है, 3, ठीक है। 1 प्लस आई बाई के आई की वैल्यू, तो आई बाई के आई, ठीक है। तो यहाँ से आई बाई के आई को अगर कैलकुलेट करो, के आई को अगर कैलकुलेट करोगे तो दैट विल बी इक्वल टू 2। फ्रॉम हियर यू कैन कैलकुलेट के आई बिकॉज वी नो द वैल्यू ऑफ आई। आई की वैल्यू आपको ऑलरेडी दे रखी है, इनहिबिटर कंसंट्रेशन कितना दे रखा है, 10 नैनो मोल हमें दे रखा है, अपॉन 2 नीचे आ जाएगा, के आई ऊपर चला गया तो 2 नीचे एज इट इज रहेगा, तो दिस विल गिव यू 5 नैनो मोल। दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। अल्फा की वैल्यू 3 नहीं है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। अल्फा की वैल्यू तो हमारी 1 प्लस आई बाई के आई है, ठीक है। ये तो Km का चेंज बता रहा है कि Km जो है वो किस तरीके से चेंज हुआ, 3 टाइम्स ऑफ Km हो गया, तभी तो Km में इंक्रीज आएगा, तभी तो Km इंक्रीज करेगा, ठीक है। दैट्स व्हाई सो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, 5 नैनोमीटर विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। बोलो किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई डाउट है, जिसको नहीं समझ में आया हो, किसी को कोई दिक्कत हो तो मेरे को बताओ। बताओ बताओ, मैसेज करके बताओ, किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, कोई डाउट। ओके ठीक है, ठीक है, गुड, ओके। सो दिस वाज द क्वेश्चन फ्रॉम द इनहिबिशन, ठीक है। देखो ये देख पा रहे हो सब लोग, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से सॉल्व होगा। हम जानते हैं जैसा कि मैंने बताया आपको पहले भी कई बार, के एल एन होता है हमारा, एल एन एन वन अपॉन एन टू इज इक्वल टू क्या होता है, के डी इंटू टाइम ऑफ होल्डिंग, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, टाइम ऑफ होल्डिंग की ही वैल्यू आपसे डायरेक्टली पूछी गई है, ठीक है। तो डायरेक्टली पुट कर लो, कुछ नहीं है। एन वन यानी कि इनिशियल नंबर ऑफ सेल्स कितनी है, 10 की पावर 10 अपॉन एन टू की वैल्यू कितनी है हमारी 1, क्योंकि फाइनल वैल्यू ऑफ क्या बोला है, 1 बोला है, ठीक है, इज इक्वल टू के डी की वैल्यू कितनी है 1.0। यहाँ से टाइम ऑफ होल्डिंग कैलकुलेट अगर करें तो ये टाइम ऑफ होल्डिंग जो निकल के आएगा वो 23.02 मिनट निकल के आएगा, ठीक है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। बहुत आसान सा था, इसमें भी कुछ नहीं था, ठीक है, ठीक है ना भाई, बोलो हो जाएगा। तो ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, आगे देखते हैं। हाँ ये क्वेश्चन देखो, इसमें पूछा गया है कि अ मैमेलियन सेल इन एक्टिव ग्रोथ फेज वाज सीडेड एट अ डेंसिटी ऑफ दिस आफ्टर 72 आवर्स 1 into 10 की पावर 6 सेल्स पर ml पर आर ऑब्टेन्ड, ठीक है, एंड द पॉपुलेशन डबलिंग टाइम फॉर द सेल्स इन आवर्स। तो डबलिंग टाइम पूछा गया है कि आवर्स में डबलिंग टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। तो डबलिंग टाइम का फॉर्मूला हम लोग डायरेक्टली एज इट इज, स्टेरिलाइजेशन ऑफ एयर को थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। अच्छा ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट टेल मी योर गुड नेम, जस्ट टेल मी योर गुड नेम, व्हाट्स योर गुड नेम?
ओके सुभाष जी, तो आप एक काम करो, आप मेरा जो ये TLS ऑनलाइन का जो चैनल है, इसके चैनल पे जाना आप, वहाँ पर मैंने स्टेरिलाइजेशन के ऊपर एक यूट्यूब लेक्चर ले रखा है, ठीक है। तो वहाँ जाके आप उसको देख लेना, तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ठीक है, यूट्यूब पे मेरा लेक्चर पड़ा हुआ है, ठीक है। चैनल पे जाना, वहाँ जाके देख लेना, मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ जाके देख लेना, मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है वहाँ ऑलरेडी। तो यू जस्ट गो थ्रू दोस लेक्चर्स, यू विल गेट, ठीक है। सो नाउ कम टू द डबलिंग टाइम अगेन। सो डबलिंग टाइम का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है। डबलिंग टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है, 0.693, यानी कि log 2 अपॉन म्यू स्पेसिफिक ग्रोथ रेट, ठीक है। ये हमारा डबलिंग टाइम का फॉर्मूला होता है। अब ठीक है, हमारे पास क्या है, म्यू की वैल्यू नहीं है, तो म्यू की वैल्यू हम लोग कैसे निकालते थे, हम जानते हैं x इज इक्वल टू क्या होता है, x इज इक्वल टू ई की पावर म्यू इंटू टी। ये हमारे पास फॉर्मूला था किसका, बायोमास का फॉर्मूला था, ठीक है, इन कंसंट्रेशन की टर्म्स में, ठीक है। तो अब क्योंकि हमें यहाँ पे सेल्स पर ml दे रखी है, यानी कि कंसंट्रेशन की टर्म्स में बोला है, तो हम फॉर्मूला भी कौन सा लेंगे, कंसंट्रेशन की टर्म्स में, सेल में उसी टर्म में लेंगे, ठीक है। तो जब मैंने बैच ग्रोथ काइनेटिक्स पढ़ाई थी तो मैंने ये फॉर्मूला बताया था, ठीक है, सब लोग जानते होंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ln x अपॉन एक्स नॉट विल बी इक्वल टू हो जाएगा म्यू इंटू टी। सो फ्रॉम हियर यू कैन कैलकुलेट द म्यू वैल्यू, दैट इज 1 अपॉन टी ln x अपॉन एक्स नॉट, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ से हमारे पास म्यू की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो टाइम कितना है, 72 आवर्स दे रखा है, ठीक है। ln x की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, फाइनली जो x की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 1 इंटू 10 की पावर 6 हो रही है, और इनिशियली हमारे पास कितनी है, 1 इंटू 10 की पावर 5 है, ठीक है। तो यहाँ से जो म्यू की वैल्यू निकल के आएगी आपके पास, वो म्यू की वैल्यू कुछ निकल के आएगी 0.0319 निकल के आएगी, ठीक है, पर आवर, ठीक है, निकल के आएगी, ठीक है। अब जब हमारे पास म्यू की वैल्यू है तो हम डबलिंग टाइम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, 0.693 डिवाइडेड बाई 0.0319। सो फ्रॉम हियर यू विल गेट डबलिंग टाइम। ज़रा कैलकुलेट करो सब लोग और बताओ कि डबलिंग टाइम क्या होगा, क्या निकल के आएगा, बताओ भाई, बताओ, निकालो, बताओ मुझे। 0.693 अपॉन 0.0319, ज़रा कैलकुलेट करके बताओ कि क्या आंसर आएगा। ट्वेंटी वन पॉइंट सेवन आएगा, 21.7 आएगा, 21.7 आवर निकल के आएगा, ठीक है। What is the difference between the sterilization of air and media? Okay. So now you watched that lecture. Okay. तो सुभाष हमसे पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ द स्टेरिलाइजेशन ऑफ एयर एंड मीडिया। स्टेरिलाइजेशन ऑफ एयर, एयर क्या है भाई, हमारी जो स्टेराइल जो एयर है हमारी, उसमें क्या है, ऑलरेडी एनवायरनमेंट में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। हम मीडिया को स्टेरिलाइज करा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ स्टीम, यानी कि उसी एयर को हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं और स्टेराइल बना रहे हैं, और उससे क्या करवा रहे हैं, हमारे मीडिया को क्या करा रहे हैं, स्टेराइल, मतलब मीडिया को क्या करा रहे हैं, स्टेरिलाइजेशन करवा रहे हैं। तो मतलब बहुत ज़्यादा इसमें कौन सा बहुत बड़ा मतलब प्रॉब्लमेटिक वाली बात है कि स्टेरिलाइजेशन ऑफ एयर एंड स्टेरिलाइजेशन ऑफ मीडिया क्या है भाई। अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एयर के अंदर मार रहे हैं तो दैट विल बी द स्टेरिलाइजेशन ऑफ एयर, एंड मीडिया के अंदर अगर मार रहे हैं, क्यों मार रहे हैं, बिकॉज वी डोंट वांट कि वहाँ पर कोई भी हमारे डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म के अलावा कोई और अदर टाइप का ऑर्गेनिज्म ग्रो करे। दैट्स वाई वी आर डूइंग द स्टेरिलाइजेशन ऑफ द मीडिया, ठीक है। बिकॉज एयर में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, तो जब आप मीडिया प्रिपरेशन कर रहे होगे तो शायद उस टाइम पे कोई भी कंटामिनेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म एयर में जो हो वो चला जाए हमारे, तो इन दैट केस वी यूज टू स्टेरिलाइज द मीडिया सो दैट द डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म कैन ओनली बी ग्रोन इन दैट पर्टिकुलर मीडिया, ठीक है। वहीं स्टेरिलाइजेशन ऑफ एयर की बात करें तो रिएक्टर के अंदर जब आप एयर को, जब ऑक्सीजन को दोगे या जो
ऑक्सीजन स्पार्ज कर रहे हो तो दैट शुड हैव टू बी स्टेरिलाइज्ड फर्स्ट, बिकॉज जब आप एयर को स्टेरिलाइजेशन करोगे तो एयर के थ्रू भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे स्टेरिलाइज, अंदर पहुंच जाएंगे रिएक्टर के अंदर, तो भी क्या हो जाएगा, कंटामिनेशन हो जाएगा। दैट्स व्हाई वी हैव टू स्टेरिलाइज दैट एयर बिफोर स्पार्जिंग द ऑक्सीजन इनटू द रिएक्टर। बोलो भाई, समझ में आया? ठीक है, ठीक है, बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो, सुभाष बोलो भाई, समझ पा रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ हाँ हाँ, लेमिनार एयर फ्लो एंड ऑटोक्लेव, यस, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सर प्लीज, हाँ 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 श्रद्धा, डोंट वरी, मैं मास ट्रांसफर और स्केल अप पे भी लेक्चर लेना है, ठीक है, ले लेंगे, डोंट वरी। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमसे बोला गया है कि आर रॉड शेप्ड बैक्टीरियम हैज अ लेंथ ऑफ 2 माइक्रोमीटर, द डायमीटर ऑफ, हमसे बोला गया है कि द डायमीटर, हमारे पास लेंथ ये है, डायमीटर इतना दे रखा है 1 माइक्रोमीटर, एंड द डेंसिटी द सेम एज दैट ऑफ द वाटर, द प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूट 15% ऑफ द सेल मास एंड द एवरेज प्रोटीन हैज अ मास ऑफ 15 किलो डाल्टन, द नंबर ऑफ प्रोटीन इन द सेल इज। ठीक है, तो हमसे नंबर ऑफ प्रोटीन इन द सेल पूछा गया है। ठीक है, सबसे पहले तो देखते हैं कि बैक्टीरियम जो है वो कैसा है, रॉड शेप्ड है। ठीक है, तो अगर रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है तो यानी कि उसकी लेंथ हमें ऑलरेडी दे रखी है, वो कितनी दे रखी है, 2 माइक्रोमीटर दे रखी है। ठीक है, और ये विड्थ डायमीटर कितना दे रखा है, 1 माइक्रोमीटर हमें दे रखा है। ठीक है, तो जब वॉल्यूम ऑफ अ रॉड, इट्स जस्ट लाइक अ, क्या है, सिलेंडर की तरह दिख रहा है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर की अगर हम बात करें, अगर हम बैक्टीरिया, मान लो ये सिलेंड्रिकल फॉर्म वाला जो बैक्टीरिया है रॉड शेप्ड, अगर हम इसका वॉल्यूम निकालें कि एक बैक्टीरिया जो है वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा रिएक्टर के अंदर। ठीक है, तो हम ये बताएं, मतलब सॉरी सेल के अंदर, तो वॉल्यूम अगर यहां से निकालें अगर इसका, तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है फॉर द सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये होगा। ठीक, लेकिन हमारे पास क्या है, रेडियस ना दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, डायमीटर दे रखा है। तो डायमीटर का क्या होता है, हाफ ऑफ द रेडियस होता है, डी स्क्वायर एच बाई 4 आ जाएगा। ठीक, तो यहां से वॉल्यूम की वैल्यू निकालेंगे और हम पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14। ठीक है, डायमीटर 1 माइक्रोमीटर एज इट इज पुट करो, हाइट हमें कितनी दे रखी है, ये हमारी क्या होगी, 2 हमारी क्या होगी, हाइट होगी, जो हमारी लेंथ होगी वही हमारी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी, और नीचे अगेन 4। सो फ्रॉम हियर यू विल गेट द वॉल्यूम की अगर बात करें तो आपके पास कुछ निकल के आएगा, जरा कैलकुलेट करो, तो हमारे पास 1.57 माइक्रोमीटर क्यूब ये निकल के आता है। ठीक है, माइक्रोमीटर, ये भी क्यूब इंटू माइक्रोमीटर के क्यूब। ठीक है, तो अगर अब हमें कैलकुलेट करना है, अगर हम इसको माइक्रोमीटर को हटा के किस में ले आए, मीटर क्यूब में अगर ले आए, तो हम लिख सकते हैं 1.57 इंटू 10 की पावर ऑफ -18। ठीक है, क्यों लिख सकते हैं, बिकॉज एक माइक्रोमीटर को जब हटाओगे, उसको जब मीटर में कन्वर्ट करोगे तो किस में आ जाएगा, ये हमारा किस में आ जाएगा, हमारा 10 की पावर -6 होता है, जो तो जब 3 टाइम्स होगा तो क्या हो जाएगा, -18 मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, एंड ऑल्सो वी नो दैट 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, 1000 लीटर होता है। ठीक है, 1000 लीटर होता है, सो वी कैन चेंज दिस वॉल्यूम इन द लीटर, सो 1.57 इंटू 10 की पावर ऑफ -15 क्या हो जाएगा, लीटर हो जाएगा। तो दिस विल बी द रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ अ बैक्टीरिया। ठीक है, ये एक बैक्टीरिया का क्या निकल के आ गया, वॉल्यूम निकल के आया आपके पास। ठीक, तो अब जब हमारे पास एक बैक्टीरिया का वॉल्यूम है, तो आप सोचो कि, और हमसे ये बोला गया है कि डेंसिटी क्या है, सेम है, तो डेंसिटी क्या है, सेम है, एक मिनट, एस डेंसिटी क्या है, सेम है। ठीक है, एज दैट ऑफ द वाटर। ठीक है, ठीक है, तो डेंसिटी होता क्या है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो जब ये टर्म सेम हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो मास विल बी इक्वल टू वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। तो क्या हम ये कह सकते हैं, तो फिर हम ये कह सकते हैं, जरा इसको हटाते हैं थोड़ा,
तो हमारे पास वॉल्यूम की वैल्यू निकल के जो आई है वो कुछ निकल के आई है, वॉल्यूम निकल के आया 1.57 इंटू 10 की पावर -15 लीटर निकल के आया है, ठीक है। तो -15 लीटर निकल के आया है, ठीक है। तो जब डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम है, 4 कहां से आया? अरे यार रेडियस क्या होती है, डायमीटर की क्या होगी, हाफ होगी ना, दैट्स वाई। तो जब मेरे पास फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच है, तो यहाँ पे d/2 को जब पुट करोगे तो d²/4 नहीं आ जाएगा? आया? बोल पाए, समझ पाए? राशि समझ पाई? ठीक है ना, क्लियर? अब आया? बोलो भाई, मैसेज करके बताओ जल्दी जल्दी जल्दी। हुआ? हाँ ठीक है, ओके गुड। तो 1.57 इंटू 10 की पावर -15 लीटर हमारे पास वॉल्यूम निकल के आया। हमने बोला कि डेंसिटी सेम है, अगर डेंसिटी सेम है तो मास विल बी इक्वल टू वॉल्यूम। तो क्या हम लिख सकते हैं कि 1.5 इंटू 10 की पावर -15 लीटर कहें, या दैट विल ऑल्सो बी इक्वल टू क्या, 1.5 इंटू 10 की पावर -15 ग्राम, ठीक है। तो क्या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बिकॉज हमने बोला कि डेंसिटी सेम, तो मास जितना वॉल्यूम होगा उतना ही क्या होगा, मास भी होगा। सो दैट्स व्हाई वी हैव रिटन 1.5 इंटू 10 की पावर -15 लीटर विल ऑल्सो बी इक्वल टू क्या होगा, 1.57 इंटू 10 की पावर -15 ग्राम, ठीक है। नाउ द नंबर ऑफ प्रोटीन की बात करें, अब नंबर ऑफ प्रोटीन निकालते हैं। नंबर ऑफ प्रोटीन अगर हम निकालें तो हमसे क्या बोला है, 15% ऑफ द सेल मास, तो 15% को पहले तो इंक्लूड कर लेते हैं इनटू, अब एक प्रोटीन का मास कितना हो गया, एक सर लीटर ग्राम में कैसे, केजी में नहीं होगा, नहीं बिकॉज अरे कैसे लीटर केजी में होगा, जब मैंने बोला था कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू, हमने लिखा 1000 लीटर, तो जब मैंने मीटर क्यूब को चेंज किया था ना लीटर में, तो दैट्स वाई 1.57 इंटू 10 की पावर -15 लीटर मैंने लिखा ना, इसलिए लिखा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं, नाउ वी कैन राइट 1.57 इंटू 10 की पावर ऑफ -15 अपॉन, ठीक है। तो ये तो हमारे पास क्या होगा, एक का ये हो गया, ठीक है। हमें नंबर ऑफ प्रोटीन निकालने हैं, तो डिवाइड कर देंगे किससे डिवाइड करेंगे, हमारा प्रोटीन का मास कितना है, एवरेज प्रोटीन का मास कितना है, 50, ठीक है। और KDA होना चाहिए था, KDA लिखना चाहिए था, लेकिन 1DA इज इक्वल टू हमसे कितना बोल रहा है, 1.6 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम, बिकॉज हमें आंसर किस में देना है, नंबर में देना है, क्योंकि ऊपर भी ग्राम है तो नीचे भी ग्राम आ जाएगा, और दैट ग्राम टर्म्स विल बी कैंसल आउट। सो वी कैन राइट 1.6 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम, सो दिस ग्राम टर्म्स विल बी कैंसल्ड आउट। और यहां से जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो वी कैन राइट 15 इंटू 1.57, इस 10 की पावर -24 वाला जो टर्म था, इसको अगर ऊपर लेके जाओगे तो यहाँ पर 10 की पावर 9 बचेगा, अपॉन लिख सकते हैं हम लोग 100 इंटू 50 इंटू 1.6, ठीक है। तो इस पूरे को सॉल्व करें तो जरा बताओ कि क्या आंसर आएगा, नंबर ऑफ प्रोटीन यहां से कितने निकल के आएंगे, जरा सब लोग सॉल्व करके बताओ। 15 इंटू 1.57 डिवाइडेड बाई 150 इंटू 1.6, जरा कैलकुलेट करके बताओ कि क्या आंसर निकल के आएगा। बताओ भाई, सब लोग बताओ, जल्दी बताओ क्या आंसर निकल के आएगा। कोई है जो बता पाए, किसी का आंसर आया, किसी का आंसर आया, टू नाइन 4 3 नहीं कैसे आया, पूरा बताओ। 10 की पावर 6 फिक्स, पूरा 10 की पावर में कितना आएगा पूरा,
बताया कि 50 DA मीन्स 50,000 डाल्टन, सो दैट 1000 फैक्टर शुड बी देयर, राइट सर। KDA की बात करिए ना, KDA। हाँ तो कोई बात नहीं ना, इट्स ओके ना, सो व्हाट, वी हैव जस्ट मल्टीप्लाइड विद ना, DA को हमने चेंज कर दिया है ना, ग्राम में चेंज कर दिया है ना पूरा। 1.6 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम में चेंज कर दिया है ना ऑलरेडी पूरा, दैट्स वाई। ठीक है ना। सो फ्रॉम हियर द नंबर ऑफ प्रोटीन किसी ने अगर कैलकुलेट करे हो तो वी कैन गिव द आंसर दैट इज 2.94, जो निकल के आएगा 2.94 इंटू 10 की पावर 6 विल बी द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, दैट विल बी द नंबर। ठीक है, या 10 की पावर -6 नहीं आएगा, +6 आएगा, बिकॉज दिस इज 10 की पावर 9। ठीक है, ठीक है भाई, बोलो, आया समझ में? सारे यूनिट कन्वर्जन मुझी से करवा लोगे, कुछ खुद भी करके देखोगे? बैठे बैठे दिमाग ऐसे ही चला रहे हो, एक बार पेन कॉपी लेके करके देखो, तब समझ में आएगा। देन यू विल गेट कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से एंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। ठीक है ना भाई? ठीक है, बोलो भाई, क्लियर है सभी लोगों को? या ठीक है, ओके, सो दिस वाज इट फॉर द टुडेज सेशन। आई थिंक सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं, इसमें और कुछ बचा नहीं है। हाँ, तो सारे क्वेश्चन हो गए हैं। सो सब लोग भाई अच्छे से कर लेना, बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। सर हैव यू टॉट एरेशन एंड एजिटेशन? आई एम गेटिंग लेक्चर्स ऑफ दिस टॉपिक्स। आई एम नॉट गेटिंग। नहीं, मैंने अभी मास ट्रांसफर और स्केल अप मैंने 2 टॉपिक्स नहीं पढ़ाए हैं। ठीक है, सो आई विल टीच देम ऑल्सो ऑन द यूट्यूब। मैं देखता हूँ कि मुझे कब टाइम मिलता है तो मैं एक सेशन ले लूँगा उन पे भी, एक मास ट्रांसफर पे और दूसरा उस पर किस पे, स्केल अप पे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, सभी लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हों। आराम से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, कोई दिक्कत हो तो फिर से पूछना। जिन जिन लोगों को अभी भी अगर किसी में डाउट है तो वो फिर से मेरे को एक बार मैसेज करके पूछ लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी, बाय बाय, टेक केयर ऑल।